नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं उष्मा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के माध्यम से केवल बच्चियां पैदा करने की टेक्नोलॉजी की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, दुग्ध उत्पादकता में हरियाणा और पंजाब से आगे होगा बेगूसराय। बरौनी डेयरी और किसानों के सहयोग से उन्नत नस्ल की गायों की संख्या में तेजी से हो रही है वृद्धि। पूर्व प्रधानमंत्री महान किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। कहा, महान किसान नेता ने किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उत्तर प्रदेश चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि किसानों की आवाज बुलंद करने वाले प्रखर नेता को विनम्र श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश सरकार ने बलराम ताल योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किया शामिल। कुछ नए संशोधन कर योजना को सभी जिलों में किया गया लागू। कृषि विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्य किए जारी। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने बदले तेवर। मौसम विभाग ने कहा, 29-30 मई को बारिश, ओलावृष्टि और आंधी के आसार। 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। अंधड़ की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की आशंका। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के माध्यम से केवल बच्चियां पैदा करने की टेक्नोलॉजी की शुरुआत करने वाला बेगूसराय पहला जिला बन गया है। गिरिराज सिंह ने 3 वर्ष पहले पुणे के एक प्राइवेट संस्था द्वारा पहली बार बरौनी डेयरी में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसकी शुरुआत करवाई थी, जिसके कारण जिले में 8 बच्चियां उन्नत गिर नस्ल की गायों के रूप में उपस्थित हो सका है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के साथ दूध की अर्थव्यवस्था किसानों की रीढ़ है। केंद्रीय गिरिराज सिंह ने बरौनी डेयरी बोर्ड के अध्यक्ष विजय शंकर सिंह एवं बोर्ड के सभी सदस्यों की सराहना की और कहा कि किसानों को दूध की बड़ी कीमत के साथ 3 माह के लिए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। इसमें करीब 3 रुपए प्रति लीटर दूध का बड़ा दाम तथा 5.5 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राप्त होगा। दूसरी तरफ केवल बच्चिया प्रजनन के लिए एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी पर होने वाले व्यय की राशि में डेयरी बोर्ड 5,000 तथा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 5,000 प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति किसान सहायता करेगा। ये गर्व का विषय है कि संपूर्ण प्रदेश में 18 लाख लीटर दूध का संग्रहण होता है, जिसमें अकेले बरौनी डेयरी 6 लाख लीटर प्रतिदिन दूध का संग्रहण करता है। उन्होंने कहा कि बरौनी डेयरी और किसानों के सहयोग से उन्नत नस्ल की गायों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। उन्नत नस्ल की गाय होगी तो बेगूसराय दुग्ध उत्पादकता में हरियाणा और पंजाब से आगे होगा। पूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और महान किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने भारत के मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने के साथ साथ किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। चौधरी साहब का पूरा जीवन भारत के मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के साथ ही जमीनी धरातल से जुड़े हुए अन्नदाता किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। चौधरी साहब का ये स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव की पगडंडी से होकर के जाता है और गांव का विकास और गांव की समृद्धि का आधार कोई है तो हमारा अन्नदाता किसान है। पूर्व प्रधानमंत्री और देश के बड़े सम्मानित किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह की आज पुण्यतिथि है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट में नितिन गडकरी ने कहा कि किसानों की आवाज बुलंद करने वाले प्रखर नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति दिवस पर उन्हें विनम्र अभिवादन। और देश में किसानों को कृषि क्षेत्र की आधुनिक एवं उन्नत तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कृषि मेलों का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अलग अलग जिलों में कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने उज्जैन में हुए एग्री एक्सपो का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नमो चौपाल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नमो चौपाल पर किसान, ग्रामीण और कृषि वैज्ञानिक खेती किसानी पर सामूहिक चर्चा करेंगे। साथ ही कृषि मंत्री ने एग्री एक्सपो में लगाए गए विभिन्न स्टॉल का अवलोकन किया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों से आधुनिक खेती, उन्नत खेती, जैविक खेती आदि की चर्चा के लिए ही कृषि मेलों का आयोजन किया जा रहा है। किसानों के हित में मंडियों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। उन्होंने कृषि संबंधित योजनाओं का विस्तार से जिक्र करते हुए किसानों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लें। उन्होंने कहा कि पहले कृषि विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती संबंधित विषयों को पढ़ाया नहीं जाता था, परंतु अब उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे इस संबंध में पढ़ाने का कार्य करें, जिससे हमारे किसान अधिक से अधिक प्राकृतिक एवं जैविक खेती कर सकें। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए गौशालाओं में मनरेगा से वर्मी कंपोस्ट किट बनाकर वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जा रही है। फतेहपुर जिले के 42 गौशालाओं में 40 समूह की लगभग 400 महिलाएं केचुआ पालन व जैविक खाद तैयार कर बिक्री कर रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है। साथ ही गौशाला से निकलने वाला गाय का गोबर भी उपयोग में आ रहा है। ये महिलाएं केचुए वाली कंपोस्ट खाद को पौधशालाओं में जैविक खेती करने वाली किसानों को थोक में बेचती हैं। उपायुक्त NRLM लालजी यादव ने बताया कि जिले की 42 गांव गौशालाओं में मनरेगा के माध्यम से पक्का कंपोस्ट किट बनवाया गया है, जिसमें समूह की महिलाएं अपने निधि से केचुए की व्यवस्था कर रही हैं। इस प्रकार जनपद में लगभग 400 समूह की महिलाएं वर्मी कंपोस्ट से अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रही हैं। इसकी मार्केटिंग पौधशालाओं में, हर ब्लॉक में हो रहे वृक्षारोपण में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिक्री के लिए भी तैयार कराया जा रहा है। यहाँ की महिलाएं समूह के जरिए वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर इसकी बिक्री कर अपने घरों की आर्थिक स्थिति को संवारने में जुटी हैं। इसमें 42 गौशालाओं को जो है इंगेज किया गया है, जिसमें मनरेगा कन्वर्जेंस के माध्यम से जो है पिटका है। समूह की महिलाएं अपने निधि से केचुए की व्यवस्था कर रही हैं। इस प्रकार जनपद में लगभग 400 समूह की दीदियां वर्मी कंपोस्ट के अंतर्गत अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रही हैं। की मार्केटिंग की व्यवस्था है जो है जनपद स्तर पर जो है पौधशालाओं में दी जाएगी। साथ साथ वृक्षारोपण हर विकास खंड में किया जा रहा है। साथ ही साथ इनको अमेज़न या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ऑनलाइन भी बिक्री के लिए तैयार कराया जा रहा है। मैं वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं और इसकी बिक्री जो होती है वो 15 रुपए किलो के हिसाब से होती है। और इसमें जो है पहले गोबर डाला जाता है, उसके बाद केचुए डाले जाते हैं, केचुए के बाद फिर गोबर डाला जाता है, गोबर डाल के फिर पानी डाला जाता है। पानी डालने के बाद 1-2 दिन बाद फिर इसमें गुड़ का घोल मिला के छिड़काव करते हैं कि जिससे केचुआ अधिक बढ़े। और जितना भी ये खर्च आता है हम ही लोग उठाते हैं। ये अपनी पैसे से लागत से इसको हमने केचुए मंगाए हैं, खरीद के इसमें डाले हुए हैं। की डिमांड तो अभी नर्सरियों में है, जैसे ये कारपेटिक घास में है और पार्क वगैरह हैं, इसमें इसकी मांग होती है। ये केचुए वाली खाद है, ये वर्मी कंपोस्ट खाद। ये में पहले पानी डाला जाता है, पहले खाद हुआ गोबर डाला गया है, गोबर से फिर पानी डाला गया, पानी से फिर केचुआ डालेंगे, फिर पानी डाला गया है।
ये इसी वजह से खाद तैयार हुई है। नर्सरी में जाती है, पार्कों में जाती है, अब तैयार हुए है, अब बात की गई है कि अब ये बेची जाएगी। ये 4 रुपए किलो की है, 400 रुपए कुंटल। और अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां खेत में तालाब के लिए अनुदान की बात हो रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के कई घटक हैं, जिनमें तालाब निर्माण भी एक है। और मध्य प्रदेश सरकार ने पहले से चल रही बलराम ताल योजना को भी PMKSY के तहत शामिल कर लिया है। सरकार ने योजना को राज्यों के सभी जिलों में लागू किया है। कृषि विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्य भी जारी कर दिए हैं और इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कृषकों को बलराम ताल निर्माण के लिए अनुदान 40% अधिकतम 80,000 रुपए मिलेगा। और आपको ये बता दें कि कृषकों को अतिरिक्त लगने वाली राशि का व्यय स्वयं वहन करना होगा। और लघु सीमांत कृषकों को अनुदान का 50% अधिकतम राशि 80,000 रुपए होगी। और लघु सीमांत कृषकों को अतिरिक्त लगने वाले व्यय का वहन स्वयं ही करना होगा। और साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों को अनुदान 75% से अधिकतम 1 लाख रुपए, अनुसूचित जनजाति के कृषकों को अतिरिक्त लगने वाले व्यय का वहन स्वयं ही करना होगा। और इसके साथ ही साथ खुदाई स्थल की चौड़ाई 15 मीटर से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तालाब के लिए अनुदान है। और खुदाई करते समय साइड स्लोप 1.5 रखना होगा, ताकि मिट्टी के धसकने की आशंका बिल्कुल न रहे। खोदी गई मिट्टी कृषक अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। और यदि मिट्टी का उपयोग बंधान में किया जाता है तो उसके कम से कम 1 मीटर की दूरी पर इसको डाला जाए। ऐसा करने से बारिश के समय मिट्टी वापस ताल में नहीं आएगी। और इसके अलावा तालाब के बंधान पर अरहर या फिर अन्य उपयुक्त फसलें भी लगाई जा सकती हैं। तालाब में मछली एवं बतख पालने का कार्य करके भी किसान अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं। और इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से स्थल पर बोर्ड लगाना बेहद आवश्यक होगा। बोर्ड के अभाव में किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए कृषक स्वयं इसके जिम्मेदार माने जाएंगे। तो एक खेत में तालाब के लिए जो अनुदान था उसके लिए कुछ गाइडलाइंस थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में अमृत सरोवरों के निर्माण के साथ साथ जल संरक्षण और जल संचयन में आम लोग जी जान से जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक ऐसी ही वानगी देखने को मिली। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम जन सरोकार से इस कदर जुड़ा है कि इससे प्रेरित असंख्य लोग अपने अपने क्षेत्रों में जन सहभागिता के द्वारा समाज के लिए कुछ न कुछ सार्थक करने में लगे हुए हैं। मन की बात के संस्करणों में प्रधानमंत्री अक्सर जल संरक्षित कर उसे सहेजने को कहते हैं और अमृत सरोवरों के निर्माण का आह्वान करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है उनमें जल संरक्षण भी एक है। अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा अभियान है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गांव दतियाना में प्रधानमंत्री के जल संरक्षण आह्वान का मूर्त रूप देखने को मिला। यहाँ के प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं ने साथ मिलकर एक मृतप्राय हो चुकी नीम नदी को पुनः जीवित कर दिया। वर्षा के पानी के संचयन के लिए नदी के उद्गम स्थल पर ही एक अमृत सरोवर का भी निर्माण किया गया है। ये जो नीम नदी का ओरिजिन है दतियाना गांव में, इसको पहले हमने खोजा, फिर इसकी चिन्हित कराया, फिर 10 किसानों से जो जमीन छुड़ाई और उसको आज यहाँ अमृत सरोवर बनाया। अमृत सरोवर जो हमारे तालाब हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इसी के आधार पर हमने एक बीड़ा उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम प्रेरणा लगातार पाते रहते हैं और
अपनी मन की बात में हमेशा बोलते हैं जल के विषयों पर, तो उनसे हम बहुत प्रेरणा लेते हैं और उसी के आधार पर जो नदियों के किनारे के सरोवर हैं, जो तालाब हैं, उनको हम पुनर्जीवित कर रहे हैं, क्योंकि नदी बिना तालाबों के पुनर्जीवित नहीं हो सकती है। हापुड़ जिला प्रशासन भी जिले में अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए अपनी कमर कसे हुए है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हर गांव पंचायत में 2 अमृत सरोवरों की स्थापना की जाए। तो उसी के क्रम में पहला जो टारगेट 15 अगस्त तक का आया था, उसमें हम लोगों ने जनपद में 55 अमृत सरोवरों का निर्माण किया था और उसके बाद करीब 20 अमृत सरोवर और पूरे हो गए, तो टोटल 75 और करीब 25 पे अभी जो है काम मौजूदा चल रहा है। प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम जन जन का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जब कुछ आह्वान करते हैं तो उनकी बात समाज में एक जन आंदोलन का रूप ले लेती है, चाहे बात स्वच्छता अभियान की हो या फिर सेल्फी विद डॉटर की, और अब नदियों को संरक्षित और जल संचयन की। दूरदर्शन समाचार के लिए हापुड़ से परवेज अली के साथ तुमुल कक्कड़ की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम के तेवर बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में 1 जून तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा, जिसको लेकर पहाड़ से मैदान तक गरज चमक के साथ बारिश व झोंकेदार हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि 29 और 30 मई को मैदानी, निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश, ओलावृष्टि और आंधी चल सकती है। इन 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अंधड़ की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका है, इससे लोगों को सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि 31 मई व 1 जून को इन क्षेत्रों में गरज व तड़ित के साथ वर्षा का येलो अलर्ट रहेगा। उन्होंने कहा कि आगामी 1 जून तक राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्का हिमपात होने के भी आसार हैं। मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान से मैदानी भागों में तापमान में गिरावट आने से भीषण गर्मी का प्रकोप कम होगा, लेकिन बेमौसमी बारिश एवं ओलावृष्टि से फलों और फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में मौसम अपना अलग ही रंग दिखा रहा है। गर्मी के इस मौसम में भी देश के कुछ हिस्सों में रुक रुक कर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। हाल ही में बहुत से इलाकों में बारिश और आंधी तूफान देखने को मिल रहा था। बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव भी देखा गया और लोगों को भी गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल गई। भारत के कुछ इलाकों में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके कारण मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश और आंधी तूफान का अनुमान लगाया है। और कश्मीर के राजौरी में जनता को सौर ऊर्जा के संबंध में जागरूक करने के लिए सौर मेले का आयोजन किया गया। मेले में सौर ऊर्जा से चलने वाली कई उपकरण रखे गए ताकि जनता इससे परिचित हो सके और इसका लाभ उठा सके। मेला देखने आने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि मेले में आकर सौर ऊर्जा के संबंध में मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई। ये बहुत अच्छी पहल है, इससे बिजली बिल कम करने में मदद मिलेगी। मेरा ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मेरे नॉलेज में बहुत सारी बातें ऐड ऑन हुई जो मुझको पता नहीं थी। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जिस हिसाब से मैं देखना चाहता हूँ, जिस हिसाब से मैं इसको अभी तक जान पाया हूँ, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट सोलर पैनल्स में था जो मैं घर में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो वो अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि आजकल पावर बिल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो उसको कम करने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। मेले में भाग लेने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि ये अगली नस्ल के लिए ऊर्जा का भविष्य है। लोगों को यहाँ आकर जानना चाहिए। यहाँ एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहा हूँ एज ए पार्टिसिपेंट। 17 तारीख से 23 तारीख तक है। तो ये एग्जीबिशन इसलिए है कि ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो जाए कि सोलर रिन्यूएबल जो है ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए फ्यूचर है एनर्जी का। तो इसको इस्तेमाल में लाने के लिए एग्जीबिशन यहाँ चल रहा है। पिछले 6 दिनों के लिए ये चल रहा है। तो लोगों को चाहिए कि वो यहाँ आए और इस एग्जीबिशन में सोलर का जो है अवेयरनेस जो यहाँ बहुत कम है, जो कंसेप्ट है सोलर का, सोलर एनर्जी का, वो कम है लोगों में, और वो आए यहाँ पे और इसका फ़ायदा उठाए। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल।
उत्तर प्रदेश में इस समय खरीफ धान की नर्सरी लगाने के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ मक्के की बुआई की तैयारी भी करें। उत्तर प्रदेश में ही मूंग और उड़द के खेतों से खरपतवार साफ करें। इसके अलावा हर 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। यही जो किसान जायद मूंग की बुआई करना चाहते हैं वे 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर ले। उत्तर प्रदेश में ये समय हल्दी और अदरक की रुपाई के लिए भी उपयुक्त है। यहाँ किसान हल्दी में कस्तूरी, पसपू, अमलापुरम, मधुकर, सुगना और राजेंद्र जैसी किस्मों का चुनाव करें। जबकि अदरक में किसान सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि और हिमगिरी जैसी किस्में चुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ही इस समय आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। इसके साथ ही बागों में नमी को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें। यही किसान जल्द से जल्द लौकी, कद्दू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, खीरा, तरबूज, खरबूजा की बुआई कर ले। उत्तर प्रदेश में ही इस समय लोबिया, भिंडी और मूली की सीधी बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ मौसम को ध्यान में रखते हुए इस सप्ताह अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। वहीं दिल्ली और उसके आसपास के किसान इस समय सब्जियों, बागों और चारा फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस सप्ताह ढैंचा और सनई जैसी चारा फसलों की बुआई कर सकते हैं। यही इस समय चारा फसल के रूप में ज्वार, बाजरा और मक्के की बुआई भी की जा सकती है। दिल्ली एनसीआर के किसान अरहर और कपास की बुआई के खेत तैयार करें। इसके अलावा यहाँ रबी फसलों की कटाई के बाद किसान खेतों की मिट्टी की जांच करवाएं। बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। खास खबर में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने आज केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी भव्य आयोजन कर रही है। बीजेपी का विशेष संपर्क अभियान 30 मई से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। संसद के नए भवन के उद्घाटन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। आमजन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्पीकर बिरला का स्वागत किया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई थी। अंडमान और निकोबार में सोमवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। असम में भी सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। असम के गुवाहाटी के जलुकबाड़ी इलाके में हुए एक सड़क हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये घटना जलुकबाड़ी इलाके में हुई थी। महाराष्ट्र में पुणे के गोल मार्केट में पेपर कार्डबोर्ड के एक गोदाम में आग लग गई। रिपोर्ट के अनुसार आग बुझा दी गई है। भारतीय बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर के धनोई खुर्द गांव में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। इस दौरान बीएसएफ ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स का बैग भी बरामद किया है जिसे सीमा पार से भारत भेजा जा रहा था। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।